हेलो। बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में अभी तक भौतिक अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी का अध्ययन कर दिया है। उसमें संक्रमण एंथैल्पी परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी परिवर्तन, गलन एंट्रोप परिवर्तन ले चुके थे। वाष्पन एंट्रोप परिवर्तन का एक पार्ट है ट्राउटन नियम। ट्राउटन नियम में संगुणन रहित शुद्ध अवस्था के क्वथनांक पर वाष्प एंट्रोप परिवर्तन का मान लगभग 88 जूल प्रति मोल होता है। अर्थात ऐसे द्रव जिनके अणुओं के मध्य संगुणन नहीं होता है उनके क्वथनांक पर वाष्पन एंट्रोपी का मान लगभग 88 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल के बराबर होता है, जिसमें ±5 हो सकता है। इसके अलावा अगर वाष्पन एंट्रोप परिवर्तन को हम सामान्य अवस्था परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित करें, अवस्था परिवर्तन साम्य के रूप में, तो एंट्रोप परिवर्तन प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा Hp/Tb, जो कि 88 ±5 जूल पर केल्विन पर मोल के बराबर होता है। लेकिन ट्राउटियन नियम कुछ निश्चित परिस्थितियों पर लागू होता है। उनमें से पहली परिस्थिति है कि दिया गया द्रव शुद्ध अवस्था में हो। क्वथनांक दिए गए द्रव का क्वथनांक 15 केल्विन से अधिक हो तथा अणुओं के मध्य अतिरिक्त आकर्षण द्वारा संगुणन की अनुपलब्धता अर्थात संगुणन रहित द्रव हो, तो ये ट्राउटन नियम लागू होता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि हाइड्रोजन बंध से संगुणन दर्शाने वाले द्रवों पर यह नियम लागू नहीं होता है, जिसमें हम जल, अल्कोहल, अमोनिया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एमाइड प्रयुक्त करते हैं। इन द्रवों पर ट्राउटन नियम लागू नहीं होता। सामान्यतः H2O के लिए संख्यात्मक प्रश्न यदि पूछा गया है, ट्राउटन नियम का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यह मान के चलते हैं कि जल के अणुओं के मध्य संगुणन नहीं है, तभी ये नियम लागू किया जा सकता है, या फिर प्रश्न में ये पहले से दे रखा होगा। कुछ पदार्थों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह ऊर्ध्वपाती पदार्थ है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऊर्ध्वपाती पदार्थों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इसमें पहला है कपूर, नेफ्थलीन, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन I2 के रूप में, बेंजोइक एसिड C6H5COH के रूप में। उसके बाद अब प्रारंभ कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी अध्याय का, आदर्श गैस की एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन ताप, आयतन व दाब का फलन है, अतः इस परिवर्तन को दो भागों में विभाजित कर व्युत्पन्न किया जाता है। अर्थात एंट्रोपी ताप पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है। इसलिए इसको हम दो भागों में विभाजित कर व्युत्पन्न प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला है एंट्रोपी टीवी के फलन के रूप में और एंट्रोपी टी और पी के फलन के रूप में। इसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं ताप व आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी। आदर्श गैस, अतः आदर्श गैस समीकरण के आधार पर हम PV = RT सूत्र अर्थात n की जगह एक मूल्य की प्रदर्शित करते हैं। तो एंट्रोपी की परिभाषा के अनुसार एंट्रोपी परिवर्तन स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित उत्सर्जित ऊर्जा के योग के ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात DS = del Q reversible/T। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से साम्य प्रक्रम हेतु हम प्रदर्शित करते हैं कि del Q रिवर्सिबल dE + PdV के बराबर होता है तथा dE को हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं CV × dt के रूप में। आदर्श गैस के लिए P का मान हम RT/V के रूप में ले
तो डी व पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में रखने पर अगर प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रकृति में दिया गया है तो हो जाता है डेल क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू सी वी इंटू डी टी प्लस आर टी डॉट डी वी अपॉन वी, समीकरण नंबर 3। यहाँ पर समीकरण 2 में डी की जगह सी वी इंटू डी टी रख रखा है और पी डी वी के अंदर पी की जगह आर टी अपॉन वी रखा गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होता है डेल क्यू रिवर्सिबल की जगह डी एस इंटू टी या टी इंटू डी एस होता है। टी का भाग हमने राइट साइड में दिया तो हमें प्राप्त होता है सी वी इंटू डी टी अपॉन टी प्लस आर टी अपॉन टी इंटू डी वी अपॉन वी, समीकरण नंबर 4, जिसमें टी और टी कटने के बाद में हमें संबंध प्राप्त होता है एंट्रोपी परिवर्तन सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में डी एस इक्वल टू सी वी इंटू डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी। समीकरण 4 का प्रक्रम की अंतिम प्रारंभिक परिस्थितियों के मध्य यदि समाकलन करें तो प्रक्रम की प्रारंभिक अवस्था में यदि एंट्रोपी S1 ताप T1 व आयतन V1 है तथा अंतिम अवस्था के लिए एंट्रोपी S2 ताप T2 तथा आयतन V2 है तो समाकलन करने के पश्चात प्राप्त होता है ds या डेल्टा S इक्वल टू सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन V2 अपॉन V1। एल एन यहाँ पर नेचुरल लॉग को प्रदर्शित करता है और इस संबंध को समीकरण नंबर 5 देते हैं। इस समीकरण नंबर 5 में एल एन को हम 10 आधार के लॉग में परिवर्तित करें, अर्थात नेचुरल लॉग को आधार 10 के लॉग में परिवर्तित करें तो संबंध आता है एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स, अर्थात हम नेचुरल लॉग को 10 आधार के लॉग में परिवर्तित करें तो समीकरण 5 परिवर्तित होकर हो जाती है डेल्टा एस इक्वल टू सी वी डॉट 2.303 लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 आर लॉग V2 अपॉन V1। या इसको हम दूसरे तरीके से निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि n मोल के लिए यही एंट्रोपी परिवर्तन दर्शाना हो तो पद में दोनों भागों में n से गुणा कर देते हैं, अर्थात डेल्टा S इक्वल टू 2.303 n सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 n r लॉग V2 अपॉन V1 समीकरण नंबर 7 के रूप में प्राप्त होता है, जहां n मूलों की संख्या को प्रदर्शित करता है और मूलों की संख्या को हम निम्न सूत्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं n इक्वल टू W अपॉन m, जहाँ W गैस का ग्राम में द्रव्यमान है और m गैस का अणु द्रव्यमान है, तो इन दोनों का अनुपात मूलों की संख्या को दर्शाता है। एक और ध्यान रखना, यदि इसमें दिए गए प्रक्रम के अंदर एक गैस के n मोल हैं तो डायरेक्ट n रख सकते हैं, और यदि उस एक के साथ कई गैसों का मिश्रण दिया गया हो तो n के स्थान पर सभी गैसों के मिश्रण के कुल मोलों की संख्या को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। इसी एंट्रोपी परिवर्तन में समीकरण 7 का व्युत्पन्न हम परिवर्तन के रूप में लिख सकते हैं। समतापीय प्रक्रम है तो समतापीय प्रक्रम के लिए प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का ताप T1 T2 और T1 बराबर होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण 7 का पहला पद log 1 इक्वल टू 0 के तुल्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समीकरण 7 परिवर्तित होकर स्थिर या समतापी प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस टी इक्वल टू 2.303 NR log V2 अपॉन V1 के रूप में दर्शाया जाएगा। यही प्रक्रम अगर समायतनिक रूप में लिया जाए तो V1 V2 के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में द्वितीय पद 0 के तुल्य, तो और सम आयतनिक प्रक्रम के एंट्रोपी परिवर्तन को हम समीकरण नंबर 9 अर्थात 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 के रूप में दर्शाते। सेकंड पद हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले लिया था हमने ताप आयतन परिवर्तन के रूप में एंट्रोपी, और अब हम ले रहे हैं ताप दाब परिवर्तन के रूप में एंट्रोपी।
आदर्श गैस समीकरण में वही PV इक्वल टू RT, N इक्वल टू 1 मोल के लिए एंट्रोपी की परिभाषा से हम समीकरण को व्यवस्थित कर रहे हैं या प्रदर्शित करें तो DS इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन T समीकरण 1। यहाँ पर समीकरण नंबर वापस बदल दिए गए हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आपको यही प्रक्रम दोबारा पूछा जाता है तो आप यहाँ से नंबर वाइज भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब ऊष्मागतिकी के अंदर अगर हम उत्क्रमणीय प्रक्रम की ऊष्मा परिवर्तन डेल क्यू रिवर्सिबल चाहते हैं तो ये हो जाता है TdS के बराबर समीकरण नंबर 2। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डेल क्यू रिवर्सिबल DE प्लस PdV के तुल्य होगा। समीकरण 2 व 3 की तुलना की जाए तो DE प्लस PdV के बराबर TdS लिखा जाता है, ये समीकरण नंबर 4 के रूप में। अगले पद में हम जानते हैं कि एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा तथा PV के योग के बराबर होता है। इस संबंध का पूर्ण अवकलन किया जाए तो प्राप्त होता है DH इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP समीकरण नंबर 5। इसमें PV घटक का अवकलन करने के लिए पहले P को स्थिर रख के V का अवकलज और फिर V को स्थिर रख के P का अवकलज लिखा जाता है। यह है समीकरण नंबर 5, जिसमें DH इक्वल टू DE प्लस PdV के स्थान पर समीकरण 3 से हम TdS, समीकरण 4 से हम TdS रख सकते हैं और प्लस VdP। ये समीकरण 4 से DE प्लस PdV का मान रखने के बाद DH इक्वल टू TdS प्लस VdP प्राप्त होता है। यह हम लिख सकते हैं TdS इक्वल टू DH माइनस VdP समीकरण नंबर 6। चूँकि एंथैल्पी परिवर्तन Cp इंटू dt के बराबर होता है तथा आदर्श गैस के लिए P इक्वल टू RT अपॉन P होता है, अतः DH एंथैल्पी परिवर्तन व P का मान समीकरण 6 में रखा जाए तो TdS इक्वल टू हो जाएगा Cp इंटू dt माइनस RT इंटू DP अपॉन P। यहाँ पर T का भाग देने पर समीकरण नंबर 7 प्राप्त होगी। DS इक्वल टू Cp डॉट dt अपॉन T माइनस R, T से T कट जाएगा, DP अपॉन P। ये है समीकरण नंबर 7। प्रक्रम की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन किया जाए तो प्रारंभिक अवस्थाओं के लिए S1 T1 P1 तथा अंतिम अवस्थाओं के लिए S2 T2 P2 के रूप में लिखा जाता है। समाकलन करने के बाद प्राप्त होता है डेल्टा S इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। समीकरण नंबर है 8। यह एक मोल के लिए समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो नेचुरल लॉग के रूप में है, और इसे यदि आधार 10 के लॉग में परिवर्तित किया जाए तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे प्राप्त होता है समीकरण नंबर 9। और समीकरण 9 एक मोल गैस के लिए प्रदर्शित है, और यदि मोल की संख्या n है तो हम समीकरण 10 के रूप में डेल्टा S इक्वल टू 2.303 n Cp log T2 अपॉन T1 माइनस 2.303 nR log P2 अपॉन P1 के रूप में दर्शाते हैं, और ये है समीकरण नंबर 10। इसके दो व्युत्पन्न किए जाते हैं, जिसमें पहला समतापीय प्रक्रम के लिए T1 T2 के बराबर है तो पहला घटक हट जाएगा, और यदि समदाबीय प्रक्रम है तो P1 P2 के बराबर होगा और समीकरण 10 का दूसरा पद हट जाएगा। तो हमने इसके दो मॉडिफिकेशन लिखे हैं। पहला समतापीय प्रक्रम के लिए यदि समतापीय प्रक्रम है तो T1 T2 के तुल्य होगा, और ऐसी स्थिति में स्थिर ताप पर एंट्रोपी परिवर्तन इक्वल टू माइनस 2.303 nR log P2 अपॉन P1 के रूप में समीकरण 11 और इस समतापीय प्रक्रमों के लिए यदि P1 का मान P2 से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इसे log P2 अपॉन P1 के स्थान पर अगर log P1 अपॉन P2 लिखें
तो ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा और स्थिर ताप पर एंट्रोपी परिवर्तन बराबर हो जाएगा 2.303 NR log P1 अपॉन P2। ये धनात्मक चिन्ह के रूप में, वैसे चूंकि P1 P2 से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में ये धनात्मक चिन्ह अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। समतापीय प्रक्रम यदि P1 P2 के तुल्य है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पद समीकरण 10 से हट जाएगा और स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन प्राप्त होगा 2.303 NCP log T2 upon T1 के बराबर, समीकरण नंबर 13। और यदि आदर्श गैस दी गई है और आदर्श गैस की परिस्थितियां भिन्न है तो उसे मानक परिस्थितियों में परिवर्तित करने के लिए या मानक परिस्थितियों को दी गई परिस्थितियों में परिवर्तित करने के लिए निम्न संबंध का उपयोग किया जाता है। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये है आपके एंट्रोपी परिवर्तन प्रक्रम, जिसमें एंट्रोपी ताप व दाब के फलन के रूप में प्रदर्शित होता है। इसी समीकरण में हम व्युत्पन्न इसको परिवर्तित कर सकते हैं समीकरणों को आपस में, तो इसको लिखा जाता है V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। तो चाहे तो उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि ये मान रख दिए जाएं तो भी अप्रत्यक्ष रूप से भी हम दोनों समीकरणों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये यहाँ पर परिवर्तन का प्रक्रम दिया गया है, जिसमें CV को CP में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आदर्श गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 8 डेसीमीटर क्यूब से 10 डेसीमीटर क्यूब प्रसारित होती है, तो एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करो। समतापीय प्रक्रम हेतु प्रक्रिया दे रखी है, तो हम समतापीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं 2.303 NR log P2 अपॉन P1। चूँकि प्रश्न के अंदर स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन दिया है तो ये संबंध लेंगे, और अगर दाब परिवर्तन दिया होता तो हम दूसरा संबंध P1 अपॉन P2 काम में लेते। इस प्रक्रम में N 1 मोल दे रखा है, और अगर नहीं भी दे रखा है तो इसको हम इकाई मोल मान लेते हैं, तथा R गैस नियतांक है जिसको जूल में प्रदर्शित किया जाता है। मान है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। V1 प्रारंभिक आयतन 8 डेसीमीटर क्यूब और V2 अंतिम आयतन प्रसार के लिए 10 डेसीमीटर क्यूब। मान रखने पर और सरल करने पर यह समीकरण इस रूप में हल की जाती है। और अंतिम, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस प्रक्रिया के अंदर सामान्यतः आपको log 2, log 3, log 7 तथा log 11 के मान याद होने चाहिए। सामान्यतः परीक्षा में दिए जाते हैं, लेकिन अगर न दिए गए हैं तो इन log के मान आपको याद रखते हुए प्रश्न को हल करना है, और मान रखकर हम सामान्य गणितीय तरीके से इसको हल कर सकते हैं। समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको वापस एंट्रोपी परिवर्तन से संबंधित दिया गया है। 14 ग्राम या 14 ग्राम नाइट्रोजन को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करिए, जिसके लिए CV का मान आपको 12.5 जूल प्रति केल्विन दिया गया है। तो हमें प्राप्त होगा सूत्र से स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान, यह सूत्र होता है 2.303 NCV log T2 अपॉन T1। यहाँ पर T1 आपको दिया हुआ है, T2 दिया हुआ, लेकिन ये दोनों मान आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हैं, इसलिए आपको सबसे पहले इसको 273 जोड़कर केल्विन में परिवर्तित करना है। यहाँ पर एक प्रश्न गलती कर रखी है कि T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 लिखना है, केल्विन नहीं लिखना है। केल्विन जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसके आगे केल्विन रखा जाता है। तो यहाँ पे T1 प्राप्त होगा 300 केल्विन और T2 प्राप्त होगा 400 केल्विन। CV आपको दे रखा है 12.5 जूल प्रति केल्विन,
और समीकरण के अंदर यदि मान रख करके लॉग के मानों को यदि हल किया जाए तो इसका एंट्रोपी परिवर्तन मान प्राप्त किया जा सकता है। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको दिया गया है और इसे हम मोलों की संख्या में परिवर्तित करते हैं। चूँकि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है और गैस के रूप में लेनी है, तो स्वतंत्र गैसीय अणु नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है, परमाणुकता 2 रहती है, अतः इसका अणु द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान 28 है और इसलिए द्रव्यमान 14 ग्राम में 28 का भाग देने पर मोलों की संख्या प्राप्त होगी 1/2 या 0.5 और उसी का मान रखकर प्रश्न को हल करने पर हमें इसका परिणाम प्राप्त होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, समीकरण के अंदर CV दे रखा है तो हम CV का प्रत्यक्ष मान रख करके इसको हल करते हैं और यदि CV दे रखा है और स्थिर दाब पर प्रक्रम को पूछा गया है तो ऐसी स्थिति में हम CV के स्थान पर CP का उपयोग करेंगे और CV को CP में बदलने का सीधा तरीका है CP इक्वल टू सूत्र होता है CV प्लस R, जिसमें CV आपको दे रखा है, R नियतांक है और R की जगह 8.314 रखने के बाद में CP प्राप्त हो जाएगा। उसका मान रख करके भी इसको हम सरल करें तो दोनों प्रश्नों के अंदर एक स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन और दूसरे स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात की जा सकती है। चूँकि प्रश्न के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप CV को दिया गया है तो हम प्रत्यक्ष रूप से स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन अर्थात 2.303 NCV log T2/T1 से प्रश्न को हल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे CP में परिवर्तित करके भी स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते